अच्छा, जो पहला जो हमारा है कि ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, ये मैं आपको साथ साथ हमारे पास एक आरएनए सिक वाला मेरे पास होगी एक स्लाइड भी, वो भी साथ साथ चला दूं। आरएनए सिक, ये काफी वीडियोस पड़ी होंगी मेरे YouTube चैनल के ऊपर ना, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। आइएगा, ये सारी वीडियोस है मेरे पास। ये देखिए, अब है आरएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। इसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस तरह 1G आया था, 2G आया था, 3G आया था, 5G तक आ गए हैं, इसी को नेक्स्ट जनरेशन के पहले जो मेथड था सीक्वेंसिंग का, वो बहुत ही ट्रेडिशनल था। उससे एक टाइम एक जीन सीक्वेंस हो सकता था, ठीक है। अब अगर को 15 लाख जीन के एक्सप्रेस हुए हैं ना, वो एक ही रिएक्शन से सीक्वेंस हो जाते हैं, इसलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपको मैं आपको बताऊं कि दो तरह के हमारे पास है। फर्स्ट की हमारे पास दो सैंपल है, एक सैंपल वो है, या फर्स्ट हमारे पास लीफ का सैंपल है। एक लीफ ऐसा है जिसके ऊपर हमने कोई ग्राउंड स्ट्रेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्राउंड का जो स्ट्रेस दिया हुआ है। एक है जो नॉर्मल है, जिसके ऊपर हमने कोई ग्राउंड का स्ट्रेस नहीं दिया हुआ। अब हमें दोनों में ये चेक करना है कौन से ग्राउंड रिलेटेड जीन है, कौन से जीन है जो ग्राउंड के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। और वह अभी ये जो डेफिनेशन देते हैं, ये सिर्फ हमें यही बताता है सिर्फ कि वेदर कौन से जीन है जो ग्राउंड के दौरान एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। अब और एक्सप्रेस होके करते क्या है, उसके लिए और टेक्निक है। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि वेदर जो जीन एक्सप्रेस हो गए वो पौधे को और डिस्ट्रॉय कर रही है या पौधे को उस स्ट्रेस से बचा रही है। ये कहानी की समझ आती है। इससे हमें ये समझ आती है कि जब भी क्राउड आता है तो ये जीन एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि वो जीन करते क्या है, उसके लिए और टेक्निक है। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट स्पेसिफिक से हमें ये पता चल जाता है कि वेदर योर जीन जेबी इज देयर ड्यूरिंग स्ट्रेस आर नॉट। मेरी बात समझ आई है? तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका जो प्रोसीजर आ रखे हैं उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर आ रखे जो है, ठीक है, प्रोसीजर आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर इस सेल के दौरान ये जो अपना स्ट्रेस वाला है ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके दौरान कोई 30,000 जीन एक्सप्रेस हुए, ठीक है। इसके अंदर 31,000 जीन एक्सप्रेस हुए, ठीक है। अच्छा, अब हमने मालूम करना है कि ये कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हुए हैं, और पहला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हुए इसके अंदर, कौन से जीन है जो इसके अंदर। अच्छा, फिर उन जीन की तादाद कितनी है? अब कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव वो होता है उसकी क्वांटिटी की। फर्स्ट क्या आप यहां देखते हैं, आज हम देखते हैं यार हॉर्टिकल्चर बच्चे भी हैं और पीवीजी के बच्चे भी हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। पीवीजी के कितने हैं? 3 है, ठीक है। ज्यादा परसेंटेज किसकी है? हॉर्टी के बच्चे की। हॉर्टी जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो गया अगर हम एनालिसिस करें, ठीक हो गया। अब ये जो ये चीज जरूरी है कि ये हमें ये भी बताता है कि कितना जीन एक्सप्रेस हुआ है, कितना हर जीन की एक्सप्रेशन बता देता है कि इसकी 5000 कॉपीज है, इसकी 2000 कॉपी है, इसकी 2 कॉपीज है, इसकी 3 कॉपीज है। क्या समझ आ रही है? ये इवन ये भी बता देता है कि उसकी कितनी। बट किया हमारे पास यहां पर 30,000 जीन्स है,
बोलते जीन नंबर 1, ठीक है, उसकी कॉपी है 200, ठीक है, इसके अंदर और 250 इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट क्या बताया, जी नंबर 2 इसमें 1000 है जी नंबर 2 की, इसके अंदर 1500 है जी नंबर 2 की, के मैसेंजर आने के बाद कितने हैं, मैसेंजर आने के मालिकूल कितने हैं, एक मालिकूल एक कॉपी को रिप्रेजेंट करता है, जितनी ज्यादा कॉपी होगी उतना ज्यादा जी एक्सप्रेस होगा, ठीक हो गया। फिर हम G3 जो है बच गया, उसकी 300 कॉपीज इधर है और इधर इसकी 100 कॉपीज है, ठीक है। अब इन सबको टोटल करेंगे तो ये 30,000 होगा, 30,000 मैसेंजर आने के बाद। लेकिन सर हमें तो वही आइडेंटिफाई करना है जो हमें चाहिए, लाइक हमें ईआरपी के चाहिए तो हम ईआरपी वाले चीज आइडेंटिफाई करेंगे जो एग्जैक्टली इस तरह मैं बताता हूं। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट किया है किसी कैलिफोर्निया के बंदे ने, ठीक है, और उसने ड्राउट पे ये काम किया, ठीक है, और उसने ये डाटा डोमिनेंट जीन हमने नॉर्मल में भी आइडेंटिफाई किए हैं और स्ट्रेस में भी आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट किया ये 200 है ना, इसमें से अगर हम ये 50 से काट दें 200 में से 250 में से 200, इट मीन इसमें प्लस 50 है, ऐसे ही है ना। अगर इसमें भी ये प्लस 500 है, इसमें प्लस 200 इधर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो चीज जो दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी में और उसको बाकी जो रह जाएंगे उसका प्रेस कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो एक तरीका है, उसमें थोड़ा पता चल जाता है। अच्छा, लेकिन आप ये कहानी समझ आएगी, हमारे पास डिफरेंट जीन्स हैं और डिफरेंट उसके स्ट्रेस हैं, पर इस 30,000 प्रोसीजर आने के बावजूद के अंदर सिर्फ आपके जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो हो सकते हैं 1020 हो, टोटल तो 30,000 फर्स्ट किया, टोटल जो मान लेते हैं नॉर्मली की तो 20 से 25,000 होते हैं। सर मैसेंजर आज में 1020 ही होने चाहिए, आप मैसेंजर आज कितने बजे हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस सिर्फ 1020 हो रहे हैं, 1020, बाकी एक जीके से ज्यादा मैसेंजर आने वाले ग्रुप बोलेगी तब तो 30,000 तक तो ज्यादा रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, जो है बी मैसेंजर आने अगर फर्स्ट किया एक बी फर्स्ट की सी सैंपल यही है कि एक बाउल है, उसके अंदर ये अच्छा, इसमें कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 मॉलिक्यूल है, लेकिन जीन कितने हैं, एक, ये तो एक डाल दिया, ये एक जीन हो गया। सर्कुलर वाले कितने हमारे पास थोड़ा नहीं मालूम है, ये कितने 2 है, और ये वाले कितने, ये भी 2 है, नहीं 2 ही है, ये 3 है, ठीक है, ये कितने हैं 3 है। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास, तो जीन कितने, मेरी बात की समझ आ रही, जीन कितने हैं 7 जीन मिल गए, स्ट्रेस हो गए, टाइप ऑफ जीन तो 3 है, लेकिन टोटल, लेकिन उस साथ के साथ मैसेंजर आ रहे हैं एलिमेंट बना हुआ है, हां साथ के साथ मैसेंजर आ रहे हैं, सब जब मैसेंजर आ रहे हैं बन जाता तो फिर तो एक्सप्रेशन होना जरूरी नहीं होता, उसके बाद प्रोटीन बनती है वो यार, ये सारे एक्सप्रेस हुए हैं, हर चीज एक्सप्रेस ना हुआ, 7 एक्सप्रेस नहीं हुए, 3 एक्सप्रेस 3 है, किसी एक की ज्यादा कॉपी एक कम कॉपी है, हम सर समझ आ रहे हैं आपको, इसका मतलब ये है कि एक, अब यहां पर कंफ्यूजन आपको समझ आ रही है, जी सर, ये तो मतलब कि जितने एक्सप्रेस हो रहे हैं उतने जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। एक जीन एक से ज्यादा बार एक्सप्रेस हुआ होगा, टोटल नंबर जीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ 1020 हो, लेकिन टोटल जो सीजर आने के मॉलिक्यूल है वो 30,000 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन 30,000 जीन्स को ना जो सीजर आरएनए बनते हैं
इसको हम डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं कि इसको डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डीएनए की कितनी कॉपी वैल्यू बनते हैं? जितने मैसेंजर आ रही है कितने बनेंगे? सर 7 होंगे एंटी को नाम। अगर 3 एक्सप्रेस हो रहे तो 3 के बनेंगे। 3 जीन के भी बनेंगे, ठीक है, लेकिन टोटल 7 बनेंगे। टोटल 7 मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन होंगे 3 जीन के। ऐसा ही है, होंगे सिर्फ 3 जीन के, लेकिन टोटल 7 बनेंगे, क्योंकि एक जीन के 3 मॉलिक्यूल है, एक जीन के 2 है, एक के 2 है। यहां तक कंफ्यूजन? 7 के साथ की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी और हमारे पास डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर हमारे पास एक मशीन है, टेक्निक है, जो कि एट द सेम टाइम इन 7 के 7 मॉलिक्यूल को सीक्वेंस कर देगी। क्या कर देगी? तो हमारे पास 7 फाइल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 7 फाइल बन जाएगी। इन दैट केस 30,000 फाइल बन जाएगी। इन दैट केस 31,000 फाइल बन जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता इस चीज की कितनी कॉपी है या कौन सा चीज एक्सप्रेस हुआ है। बच्चे समझ आ गई? अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा चीज एक्सप्रेस हो गया। हमारे पास जो टेक्निक है ना, वो किसी भी प्रोसीजर आने को यूज कर देती है। यहां हमारे कोई भी बंदा आया तो बस क्या कंप्यूटर ये रीड कर देगा कि उसकी शक्ल कैसी है, लेकिन उसको ये नहीं पता इसका रोल क्या है। ये इमेज को स्कैन कर देगा कि ये इसकी शक्ल अकल सारा कुछ क्या है। एक एक्सपर्ट आएगा जो इसको चेक करेगा, चाहिए तो पीपीटी का रोल बनिए। मेरी बात समझ आई? अब ये 7 के 7 मॉलिक्यूल जब सीक्वेंस होके आते हैं, भाई 7 फाइल होती है। अब हम कैसे मालूम करते हैं कि पहली जो फाइल है, फाइल नंबर 1 जो है, वो किस टीम की है? उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका अलाइनमेंट ही करते हैं। हम रोल जीनोम ले लेते हैं फाइटोसोम से या प्लांट सेटल से या कुकुरबिटा जीनोम से, कहीं से भी हम रोल जीनोम ले लेते हैं, ठीक है। पर इधर जीन नंबर 1 है, इसका इधर जीन नंबर 2 है, इसका जीन नंबर 3 है। अब इन सीक्वेंस इनको हम अलाइन करते हैं इसके साथ, जिस तरह वो अलाइनमेंट करते हैं। अगर तो इसके साथ 4 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, इनमें जीन नंबर 1 की कितनी कॉपी एक्सप्रेस हुई थी? 4। समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि जीन नंबर 1 की कितनी कॉपीज है? 4। जीन नंबर 2 की अगर 2 है तो इट मीन उसकी कॉपीज 2 एक्सप्रेस हुई है। जीन नंबर 3 की 0 है, इट मीन नो जीन एक्सप्रेस, ठीक है। इसी तरह हम मैं आपको बड़ी सादे से अंदाज में इसको समझाने की कोशिश की है, ताकि पहले आपको इसकी टेक्निक की समझ आ जाए। डिटेल में किसी और लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बाकी आप मेरा लेक्चर छोड़ दीजिएगा। अब डिटेल में ये लाइट भी सादा नहीं है कि ये चीज़ हम आइसोलेट करते हैं फिर वो सीक्वेंस करते हैं, लेकिन सादा तरीका ये है कि इसको सीक्वेंस में आइसोलेट करते हैं, उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक मशीन में सीक्वेंसिंग के लिए भेज देते हैं। सीक्वेंसिंग की जो एक उतनी फाइबर थी और बहुत बड़ा डाटा, हाई थ्रूपुट डाटा होता है, बल्कि ये 30,000 वाली फाइल्स बननी, बल्कि 30,000 नहीं बनती। इसको भी रिकॉर्ड ठीक है, उसके ये 30,000 की चीज होती है, ज्यादा होते हैं एक्सप्रेस पर, मतलब 4 लाख 2 लाख 1.5 लाख, उनमें से हर चीज का जो मॉलिक्यूल है ना, कोई किसी के 5,000 की एक्सप्रेस हुए, किसी के 2 लाख। ये बात समझ आ रही है? तो इस तरह ये इतनी बड़ी फाइल जीबी में डाटा जनरेट होता है, कितने में? एफबी में नहीं, 7 जीबी 8 जीबी 10 जीबी का डाटा, जब इतना बड़ा डाटा जनरेट होता है तो वो फिर आपको ईमेल भी नहीं करते, वो आपको एक क्लाउड पे रख देते हैं, वहां से आपको डाउनलोड करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? इस और फिर आपको इसको एनालाइज करने के लिए आपको ये जो आपको कंप्यूटर है ना, मेरा वाला भी ये नहीं यूज होता। इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत होती है। हमें इसकी जरूरत होती है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा वो लेकिन ये जो जगह से वेबसाइट से मैं डाटा लूंगा, उन्होंने सारा एनालाइज करके उसकी आखिरी जीन की वैल्यू बताई हुई है। तो जीन नंबर 1 है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है, वो सिंपल वर्ड्स में उसने फाइल्स को सबको कैलकुलेट करके वो सारी चीजें होती ही बना के। अब ये देखें,
इसमें ये है कि फर्ज किया ये जीन है डिफरेंट है, उसकी लेंथ है, ठीक है, तो एक्टर है फर्ज के जीन है, ठीक है, ये एक्टर है उसके 800 है, उसके 2500 मॉलिक्यूल है, दूसरा जीन है उसकी लेंथ कितनी है, उसी का आरएनए की लेंथ, और उसकी मॉलिक्यूल कितने हैं, ठीक है। ये सारी कहानियां सबसे पहले आपने क्या करना है, एमआरएनए आइसोलेट करना है, फिर उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देना, सीडीएनए कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कन्वर्ट एवरी डीएनए मॉलिक्यूल विल बी सीक्वेंस्ड यूजिंग एनजीएस टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। तीन स्टेप में बताया ना, एक न्यूरॉन के अंदर, फिर आपने पैथोजन का कोई अटैक करवाया उसके अंदर भी ये सारा। अच्छा, अब टोटल प्रोसीजर आरएनए का एनालिसिस दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, क्या कहते हैं इसको, ये तो पहला लेवल है तीन एक्सप्रेशन का। अगर हम तो प्रोसीजर आने के बाद क्या बनता है, प्रोटीन। अगर हम टोटल प्रोटीन का एनालिसिस किया है जो एस टर्म एक स्पेसिफिक सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, उसे हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स। उसे क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स। ये देखें कि आरएनए प्रोफाइल, इसे ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटीन की प्रोफाइल उसे प्रोटियोमिक्स, फिर आगे इंटरैक्टोमिक्स, प्रोटीन क्या काम करती है, वो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक केमिकल डिग्रेड होता है, एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरैक्टोमिक्स। क्या कहते हैं, डिफरेंट केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करके डिफरेंट पाथवेज के अंदर डिफरेंट, इवन you can study all chemicals that are produced at the specific time in a cell, एक ही रिएक्शन से। इतनी दुनिया नवाज हो गई है, आप लीफ का सेल ले, उसको मशीन में डाल दें, किसी एमएस एनालिसिस है, और भी नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर टोटल जो मॉलिक्यूल्स, जो केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस हुए होंगे, वो हमें पता चल जाएगा। मेरी बात की समझ आई। लेकिन जीन एक्सप्रेशन, हम इस सबको अगर हम सारे को स्टडी करें तो इसको कहते हैं सिस्टम बायोलॉजी। किसी का कहते हैं सिस्टम बायोलॉजी। आज तक किसी भी बात की आपने पोस्ट हार्वेस्ट की, आप एक कोटिंग लगाई फ्रूट्स के ऊपर, अब हम चेक करना चाहते हैं इस कोटिंग की सेल लाइफ बढ़ा दी, कैसे बढ़ाई, कौन से जीन एक्सप्रेस हुए, कौन से जीन डाउन रेगुलेट हुए, कौन सी प्रोटीन ज्यादा बनी है, कौन सी प्रोटीन कम बनी है, कौन से ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। अगर आप इस सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दोगे, you will be able to publish these results in some most of reputed journal। मेरी बात को समझ आई। आपने कोई कोटिंग की और उस कोटिंग की वजह से प्लांट के अंदर उसकी रेस्पिरेशन रेट के अंदर क्या, उसकी थायराइड प्रोडक्शन के अंदर क्या इफेक्ट हुआ, उनकी जो प्रोटीआस फॉर्म है या उनकी प्रोटीन्स है उसके अंदर सब के अंदर क्या चेंजेस आई है, ये सारे एनालिसिस हम कर सकते हैं यूजिंग दीस टेक्निक्स। मेरी बात को समझ आई। दुनिया अब सिस्टम बायोलॉजी की तरफ चली गई है। अब हम वो पौधे को पानी देते थे, पहले काफी कितने बढ़ जाता था, कितने घट जाता था। अब जरी मशीनों में ऐसे करते हैं, कभी वो बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। वो बढ़ता क्यों है कि घटता क्यों है, ਸਾਨੂੰ नहीं पता, सब ये पता बस बढ़ जाता है, घट जाता है। इसको फिनोटाइपिक डाटा के अलावा हम कहीं नहीं जाते। मेरी बात की समझ आई। अब हमें इसीलिए तो हमारी बायोकेमिकल्स ना कोई वीडिसाइड हम बना रहे हैं, ना ही हम इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं, ना ही हम कोई ऐसी हम जब भी देखते हैं पता चलता है यार ये जो इंसेक्टिसाइड है ना चाइना में इम्पोर्ट हुई है, इधर आगे से डाइल्यूशन हुई है। ऐसे ही है ना, हमारे सिर्फ हमारा सिर्फ जितनी भी इंडस्ट्री जो होगी का केमिकल्स ये वो सारे ये सिर्फ डाइल्यूशन करते हैं। वीडिसाइड जो वीड्स को किल करती है, सिर्फ इधर क्या करते हैं, डाइल्यूशंस, और कुछ नहीं करते और उसको पैक नहीं करते हैं। बाकी उसका जो एक्टिव मटेरियल है वो सारा बाहर से आता है। वो कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये टेक्निक से ओमिक स्टडी से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल है जिसको हम टारगेट करें तो एक वीड एक प्लांट किल हो सकता है, उसको हम एक्ट करें एज अ वीडिसाइड।
मेरी बात समझ आई है? कौन सा ऐसा इंसेक्ट के अंदर पाथवे है जिसको ब्लॉक किया जाए तो इंसेक्ट की किल हो सकता है, ठीक है? और वो कौन सा ऐसा पाथवे है जो सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर है और वो ह्यूमन के अंदर नहीं है? क्योंकि अगर हम स्प्रे करें तो इट शुड नॉट हैव एनी हेल्थ इश्यूज। अगर हम ये देख करें कि हमें वाइड एरिया हो जाए तो डेफिनेटली कोई ऐसी इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड की जरूरत होती है दैट कैन ओनली किल इंसेक्ट्स, ठीक है? उसके लिए हमें ये स्टडी करनी पड़ती है कौन सा ऐसा पाथवे है, जेनोमिक स्टडी या प्रोटियोमिक स्टडी, ये सारा कौन सा ऐसा पाथवे है जो सिर्फ इंसेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो पाथवे और वो पाथवे ह्यूमन के अंदर या प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सिर्फ उसको टारगेट करना है और उसको टारगेट करने से इंसेक्ट भी किल हो जाए। ये इसलिए इतनी डीप स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर हमें वो इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी है वो डेवलप होती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये कहानी है वो सारी की सारी। अब इसमें इसको छोड़ो, ये भी आपको समझ नहीं आनी। ये देखें ना, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि प्रोसीजर आज में एस्टिमेट करते हैं, इसको डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, सीक्वेंसिंग के थ्रू हमारे पास क्या आ जाता है, डाटा आ जाता है। अब ये डाटा जब आता है ना, फिर हम उसको अलाइन करते हैं। ये हमारे पास आई, ठीक है? आप प्रोसीजर आगे दो है, चार है, डिफरेंट तरह के प्रोसीजर आगे जब हमने इसको सीक्वेंस किया, ठीक हो गया? अच्छा, अब ये देखिए, ये जीन नंबर 1 है, उसके साथ हमने अलाइन किया। जीन नंबर 2 है, ये डिफरेंट जीन्स है, जिस जीन के साथ ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स है वो ज्यादा एक्सप्रेस हुआ है। अब ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुए। मेरी बात को समझ आई? लेकिन अब ये जीन आईडी कौन से वाले होंगे? अगर हमने सैंपल से लिया तो वो सैंपल वाले जीन आईडी होंगे। अगर हमने फाइटोसोम से लिया तो फाइटोसोम वाले जीन आईडी होंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये इस तरह डिफरेंट है। इसको भी फिर इसकी ना एक वैल्यू होती है आरपीएम, रीड्स पर किलोबाइट्स पर मिलियन रीड्स, ठीक है? इसका जो यूनिट है वो 3 है। डिफरेंट जो मशीन है दुनिया में, किलोग्राम वालों की है, फिर एक बायोसिक्वेंसिंग की है, सब डिफरेंट। फिर आकर कोई और आया हुआ है जो एक बहुत ही मिनी और एक नया सीक्वेंसिंग मशीन आई है, वो तो बहुत ही छोटी सी है और उसके अंदर हम डीएनए डालते हैं, वो सीक्वेंसिंग होता रहता है। बहुत ही इजी। सब की जो हमारी है ना सीक्वेंसिंग के लिए यूनिट में डिफरेंट है। समझो हमारे जीन के यूनिट, जीन एक्सप्रेशन के यूनिट, जिस तरह लेंथ कैसे मेजर करते हैं मीटर से, ठीक है? हाइट वेट कैसे किलोग्राम से। इसी तरह जो जीन एक्सप्रेशन है ना, उसको मेजर करने के लिए जो वैल्यू है उसको क्या कहते हैं? यूनिट क्या है? आरपीएम। अब हमने क्या करना है कि ये आरपीएम वैल्यू पर किसी भी बंदे के अलीबास पर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो हम आपने डाटा उस वक्त तक नहीं पब्लिश कर सकते जब तक आपने वो डाटा इंटरनेट के ऊपर सबमिट नहीं कराया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पेपर में काम किया हुआ है, इसमें सबमिट किया हुआ, इसका डाटा मैं डाउनलोड करूंगा, इसका कंट्रोल भी है और ट्रीटेड भी है, दोनों का डाटा है। अब मैं क्या करूंगा, जेएमपी का की कंट्रोल भी कहां गया इधर होता है, और इजीली जनरेट हो जाए। मुझे अगर डाटा डाउनलोड करके सीक्वेंस करवा के रखा हुआ है, वो ओरिजिनल डाटा है। वो क्या है? ओरिजिनल डाटा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्ज किया, अब मैं आपको ये डाटा आप कैसे, कहां से आपने रिट्रीव करना है, ठीक है? उसके लिए जो सबसे अच्छा जो वेबसाइट है ना वो है NCBI जियो। कौन सा है? NCBI जियो पे जाना है आपने, ठीक है? अब यहां जाके आपने इसको क्लिक करना है फर्ज का, और यहां पर आपने अपने जो है ना जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम लिखना है, आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है? फर्ज के कैप्सिकम एनम लिख देते हैं, कैप्सिकम ANNWM, कैप्सिकम एनम। अब ये कह रहा है कि 930 ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कि लोगों ने इसके ऊपर किए हुए हैं। अब आपने कोशिश करेंगे जो आपके जो जेबी से रिलेटेड पाथवे है ना, तो जेबी का नाम क्या? एक्सियल, अब एक्सियल डिस्प्ले, ठीक है? एबायोटिक स्ट्रेसर्स,
या इसी तरह सीड की जर्मिनेशन या मैचुरेशन के दौरान अगर तो 3 4 5 एक्सपेरिमेंट आप इसमें से डाउनलोड कर ले डाटा और उसके अंदर चेक कर ले कि आपका जेबी कहां एक्सप्रेस होता है। आपने आपको सारा आइडेंटिफाई करना है इस यहां से डाटा डाउनलोड करके क्या आपका जीन रूट के अंदर एक्सप्रेस होता है, शूट के अंदर होता है, लीफ के अंदर होता है, वेरिकोटिक टिश्यू के अंदर होता है, साइलम के अंदर होता है, फ्लोएम के अंदर होता है, मूस के अंदर होता है, सेल्स के दौरान। अब ये सारे तरह का डाटा ना आपका ओरिजिनल डाटा, ये कौन सा ओरिजिनल डाटा जो लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। अब क्या उन डाटा के अंदर हमारा जीन प्रेजेंट है या नहीं। अब ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है कि क्या हमारा जीन उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना, ये एक्सपेरिमेंट किए हुए ये देखें। अब हमने सबसे पहले तो कैप्सिकम एनम को कलेक्ट करें, इट्स अ लॉट ऑफ डाटा। बच्चे आप आपका जीन आईडी है आपके? अच्छा चलिए, आप फर्ज किया, अब ये देखो ना, अब ये क्या लिखा हुआ है, चिल्टन पेपर आरएनए सिक डाटा ऑफ 2 फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज। इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सा डाटा होगा, फ्रूट की 2 डेवलपमेंटल स्टेज है, उसके ऊपर इन्होंने जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया हुआ आरएनए सिक डाटा है के पास, किसका है 2 फ्रूट डेवलपमेंट। अब ये डाटा लेंगे, अब हमने जेबी जीन इसके अंदर ऐड करेंगे का आईडी, ठीक है। अगर तो ये इन 2 डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर इसका डाटा हुआ, ठीक है, तो हमें पता चलेगा। अगर ना हो तभी हमें डाटा रिजल्ट भी वर्ड्स होते हैं। डाटा रिजल्ट का मतलब है ये जीन का एक्सप्रेस नहीं होता। ये भी हमने कैरेक्टराइज कर दिया कि दिस जेबी जीन इज नॉट एक्सप्रेस ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज। मेरी बात समझे? अब डाटा कैसे लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने डाटा कैसे लेना है। बिफोर जो है ना डाटा, फर्स्ट किया आपने ये किया, इसको क्लिक किया, फर्स्ट किया, अब ये लिखा हुआ है। अब इसका नेक्स्ट पहले तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 2 चीजें होती है एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक होता है फैक्टर्स, एक होते हैं पैरामीटर्स। जी सर, फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसका अफेक्ट चेक करना हो, ठीक है। वो आपकी वैरायटी हो सकती है, ये 4 वैरायटीज है, उसका चेक करना है कि रिस्पांस कैसा आता है फॉर्म के अंदर। तो वो 4 वैरायटी क्या होगी, फैक्टर्स होगी। जो वैरायटी है वो लिक्विड है, ठीक है। बस एक वैरायटी है, उसके ऊपर 4 नाइट्रोजन की एप्लीकेशन की, उस वैरायटी का हमारे पास 20 पौधे हैं, 5 पौधों को हमने एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिया, 5 को एक दिया, 5 को एक दिया, 5 को एक। ये आपके फैक्टर्स हैं। ये क्या है, ठीक है। अगर आपका 2 वैरायटी है तो वो भी फैक्टर है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका क्या इफेक्ट हुआ प्लांट की फिजियोलॉजी के ऊपर, फिर प्लांट की जीव के ऊपर, प्लांट की नंबर ऑफ ब्रांचेस के ऊपर, प्लांट के नंबर ऑफ लीव्स के ऊपर, रूट लेंथ के ऊपर, फ्रेश रूट वेट के ऊपर, ड्राई रूट वेट के ऊपर, या सीड जर्मिनेशन के ऊपर। मेरी बात की समझ आई? या अर्ली मैच्योरेशन के ऊपर, जुवेनाइल पीरियड को शॉर्टन करने के लिए क्या इफेक्ट हुआ। दीस आर ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये क्या है, पैरामीटर। और सिमिलरली किस जीन के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर, वो भी आपका पैरामीटर है। एक्सप्रेशन क्या है, वो भी पैरामीटर है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि यहां पर 2 फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज है, जो 2 फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज फैक्टर है। ये क्या है, फ्रूट डेवलपमेंट की जो 2 स्टेजेस है, इसको इन्होंने यानी फैक्टर लिया हुआ है, ठीक हो गया। अब हमने देखा है कि अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं, जीन एक्सप्रेशन, सादा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, फ्रूट की डेवलपमेंटल स्टेज, फ्रूट की, और जो पैरामीटर क्या है, जीन एक्सप्रेशन। पैरामीटर क्या है, जीन, सादा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हर फैक्टर्स को फिर हम रेप्लिकेट में लगाते हैं, कम से कम 3 रेप्लिकेट हम हर एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं। हर एक्सपेरिमेंट में कितने लगाते हैं, 3 रेप्लिकेट हम जरूर लगाते हैं,
ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसने कैसे क्या किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ कि ट्रू फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ वाइल्ड कैप्सिकम एनम वर स्टडीड आरएनए सीक्वेंस वर अपडेट डाटा एज 20 days एंड 60 days आफ्टर एंथेसिस। एंथेसिस किसे कहते हैं? बीबीडी वाले दसो। एंथेसिस सर जब एंथर में से पोलन बाहर एंथेसिस कहते हैं। एंथेसिस किसे कहते हैं? जब पोलन ग्रेन से, ठीक है, जो ज्यादा तू सर्वाइवल पार्टी के अंदर दे एम पर करेगा सबसे ज्यादा तू तो क्रिया में बहुत कोशिश कर रहा, ठीक है। अच्छा जो एंथेसिस किसे कहते हैं, ठीक हो गया। हाँ मैं भी ये करना चाहता था, मुझे लगता है कि भी लिखना चाहता हूं। मैं हॉर्टिकल्चर में चला गया कि आई वांट, मैं करना चाह रहा था बीबी पर देना डिफरेंट आई वांट टू कम आउट। अच्छा दे टू द फ्रूट वेल रिसीव्ड वेल पीएचडी में ना बायोलॉजिकल पार्टी अरे यार ऐ मेरी ना पसंदीदा चीज है, मैं इसलिए ना इस तरफ आ गया, ठीक है। अरे आरएनए लेकर आप तो सारे ये माशाल्लाह सारे बच्चे लाए आरएनए सीक्वेंस डेटा वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स एट 20 days एंड अब ये दो हमारे फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर्स हैं और विद टू बायोलॉजिकल रेप्लिकेट। बायोलॉजिकल रेप्लिकेट के पास सिर्फ दो है, ठीक है। अच्छा 4 सैंपल लिए इनके पास भी अगर रेप्लिकेट कितने हैं? 2। कोई नहीं जाता है ये बड़ा। अच्छा अब हम ना कैसे बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करना होता है ना। जब कि हमारे पास फ्रूट स्टेजेस कितने फैक्टर है, फ्रूट स्टेजेस कितनी है? 1 और 2, 2 है ना स्टेजेस। रेप्लिकेट कितने? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल सैंपल कितने हो गए? 4। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी क्लास कब फ्री होगी? अभी आप आ जाए ना, मैंने कहा था ना इधर। सर नहीं, मैं क्लास में मेरे से ना आपके ऑफिस के बाहर ही हूँ। अच्छा मैं इधर रूम नंबर 1 में हूँ। ठीक है, आप आ जाए तो फिर मैं। ओके अच्छा ये होगी ये क्या कह रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया 4। अच्छा अब हमारे पास है कोई एक्सपेरिमेंट, इसके लिए डाटा जनरेट, जब आपने कोई डाटा एनालिसिस का नाम है ना, हमें पहला कॉलम बनाना होता है एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर टोटल हमारे सैंपल कितने हैं भाई? 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब पहला लिखेंगे 1 2 3 4, पहले कॉलम के अंदर लिखेंगे सैंपल, दूसरा सैंपल के अंदर हम लिखेंगे फ्रूट स्टेजेस, वो कितनी है? 4 हम 2 में डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे? 2। अब हम दूसरे कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है ना सॉफ्टवेयर उसको ऐसे एनालाइज करेगा। दूसरी 1 1 2 2, इसका मतलब ये है कि पहली स्टेज के हमारे पास 2 सैंपल है और दूसरी स्टेज के भी 2 सैंपल है। फिर रेप्लिकेट कितने? 1 2 1 2। समझ आई? यस सर। यहां तो कोई कंफ्यूजन? पहले में हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स भरे हैं 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 2। इसको 4 को 2 से डिवाइड किया, कितने हो गए? 2। 1 1 2 2 इसलिए लिखे हैं 1 1 2 2। अब हर एक रेप्लिकेट कितने? 2। जितना इसने कहा कि इसके हमारे पास टोटल जो इसके बायोलॉजिकल रेप्लिकेट है ना जो वो 2 है, तो फिर इसलिए आपने 1 2 1 2। अब ये हो गया हमारे फैक्टर्स का डाटा, ठीक है। फिर हम जब नेक्स्ट होगा हमारा जी एक्सप्रेशन का डाटा, इसका जी एक्सप्रेशन का डाटा। फर्स्ट ये जी एक्सप्रेशन का डाटा ये V1, इसका इसके अंदर क्या एक्सप्रेशन है, इसके अंदर क्या एक्सप्रेशन है, इस कॉम्बिनेशन में क्या एक्सप्रेशन है, ये चारों डाटा
इधर ले लेंगे, ठीक है। फिर ERP2, फिर ERP3, फिर ERP4, फिर ERP5 सबका डाटा हम ऐसे ही ले लेंगे। यहां तक समझ आई? ठीक है। ये लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि फिर इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल ये करके देता हूं कि डाटा कैसे डाउनलोड करना है, कहां से रिट्रीव करना है, ठीक है। उसका एनालिसिस मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर हमें अब दो चीजों का कंप्लीट मालूम करना है कि एक तो कौन सा इन्होंने फाइटोसोम से डाटा दिया है, एनसेफल प्लॉट से दिया है या एनसीपीए से दिया है, ठीक है। अब हमें वो जीन आईडी वाले तो हमें तलाश करने पड़ेंगे अपने जीन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए हमें ये पेपर्स इन्होंने बताया हुआ है प्लस 1 के अंदर ये पब्लिश हुआ है, तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसका डाटा जो आएगा ये देखें, ये 4 एप्लीकेट है ना, होल फ्रूट 20 डे, होल फ्रूट 30 डे आफ्टर एंथसिस, होल फ्रूट 68 डे आफ्टर एंथसिस, उसके भी 2 रेप्लिकेट है। लेकिन ये डाटा कहां से मिलेगा? डाटा आपको बिल्कुल नीचे से ये जो है ना इसका, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये दोनों का अलग अलग है, ये इकट्ठा है मुझे लगता है, ठीक है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको फिलहाल हम क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको ये जीन आईडी चाहिए होंगे, फर्ज किया आप ना, मेरे पास एक ऑलरेडी चिल्ली का डाटा है, मैं आपको PhD स्टूडेंट है मेरी कि मुझे भेज दो यार। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरा एक और मिनी PhD स्टूडेंट है, कैप्सिकम एनम। अच्छा, फर्स्ट किया ये जो कैप्सिकम एनम NPR1 अगर इसका ये जीन का आईडी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें ये पहले ये मालूम करना है कि ये किस वेबसाइट से लिया गया है, फिर उसके मुताबिक हमें उसकी आईडी चाहिए होगी। अगर आपने इन सैंपल से लिया है, अब आप ब्लास्ट करोगे, फर्स्ट किया ये चिली पेपर का कोई और नोट का डेटाबेस है, वहां से लिया गया है, then you will blast your each sequence at that website and find there the उसका जीन आईडी जो उस वेबसाइट के ऊपर है। मेरी बात की समझ आई? जिस तरह ये मैंने ये देखो ना, अब ये प्लाजा डेटाबेस है, ये एनसेफल के अंदर हमने इधर लिख रहा था कि प्लाजा वाला है, ये जुलमना एक और डेटाबेस है चाइनीज, उसके अंदर उसका जीन आईडी और है, जो प्लाजा डेटाबेस है एनसेफल के अंदर और है। मेरी बात समझ आई? अब हमने ऐसे तलाश किया हुआ है, फर्स्ट किया। अब मैं अभी पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो डाटा है, ये फर्स्ट किया ये वाला है ना, इसको हम यहां से कट करते हैं और आपका वो जो है ना फोल्डर आपका अभी तक बना ही नहीं हुआ ना, क्या है नहीं आपका नाम दिनेश कैप्सिकम, ठीक हो गया। अब यहां हम इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे हेयर, ठीक है। इन्होंने और स्टेजेस का डाटा अलग अलग दिया हुआ है, फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें कि इन्होंने जीन का जो आईडी है वो कौन सा लिया, वो यही है ना, जो हमने ये प्लाजा डेटाबेस वाला है। कौन सा है? प्लाजा। अब आपको अपने जीन आईडी जो है प्लाजा डेटाबेस से ही लेने पड़ेंगे। ये देखिए ये है ना प्लाजा डेटाबेस। अब हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हमने फर्ज किया ये आपकी जीन आईडी है, फर्ज किया मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको अब हमने अब ये देखो ये कितने जीन है, मैंने कहा 30,000 जीन्स हो सकते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ जीन्स, ठीक है। अब हमने ये तलाश करनी है कि इस जीन के अंदर क्या हमारा जो जीन है वो प्रेजेंट है कि नहीं।
अच्छा, अब एक और चीज आपने ना नोट करनी है, यहां पर जो मैंने जब प्लाजा से फर्ज किया, ये है ना डाटा, इसको मैं इधर कर लूं, ठीक है। अब ये जो मैंने प्लाजा से डाटा डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला, अच्छा ये C8 ये वही आ रहा है इसमें, एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट है कोई? अच्छा, कोई चेंजेस तो नहीं है इसमें? CA.PGAV लिखा हुआ है 1.6 कैप, नहीं वो नंबर का तो कोई मसला नहीं, 0.18 ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब आपने जाना है टीवी टूल में, अब आप लोगों ने क्या करना है, टीवी टूल में जाना है, उसमें जाना है आपने अदर्स में, और टेबल रो मैनिपुलेट, टेबल। अच्छा, अब यहां पर आप क्या करेंगे, जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर अपना डाटा जो इंटरनेट से लिया है, जो डाउनलोड किया वेबसाइट से, वो ऐड कर देना है। अब वो कैसे है, वो आपका फोल्डर में मैं जाता हूं, किधर है आपका फोल्डर, बिनिश, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो डाटा है ना, इसको मैं डाल रहा हूं ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर हेडर है कि नहीं, ये इसके ऊपर कोई हेडर नहीं है, जहां पर लिखा हो ID और RPKM, कोई शायरी ऐसी लिखी हुई, अगर तो कोई लिखी हो तो फिर हमने लिख देना कि कंटेन हेडर। अब यहां पर कोई हेडर नहीं है, मुझे लगता है, ये देखो ना, देयर इज नो हेडर, ऊपर कोई हेडिंग नहीं दी हुई, जीन ID RPKM नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं लिखा हुआ। अब हमने क्या, इट मीन दे डोंट कंटेन हेडर, अगर हेडर, और अच्छा, अब वो कह रहा है कि कौन जीन ID आपका किस कॉलम में होगा, वो इसमें होगा, इसी कॉलम में जीन ID होगा ना, इसमें से किसी एक को क्लिक कर दो, बस क्या, इसको क्लिक कर दिया और ठीक हो गया, और इसको क्लोज कर, नहीं गुड। अच्छा, सिलेक्ट कॉलम, एक मिनट, ये क्या हुआ है दोबारा, सिलेक्टेड डन, ठीक हो गया, सिलेक्टेड डन लिखना, सॉरी वो ऐड करना था, सिलेक्टेड डन, ठीक हो गया। अगर तो कंटेन हेडर है तो मैं लिख देना, अगर नहीं है तो नहीं, इसको क्लिक नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हेडर नहीं है। अब हमने क्या करना है कि अब हम चाहते हैं कि इसका डाटा कहां जनरेट हो, इसमें से जो अलग हो जाए, जो जीन ID अलग करेगा वो कहां सेव हो, उसके लिए हमने इधर ही इसी को क्लिक करना दोबारा, और इसको आपने इधर ले आना है, और इधर हमने लिख देना है, ये कौन सा है, S1 है ना, S1 TM जो भी है इसका ना, S1 लिख दिया हमने, S1 का S11 लिख देने, वो S12 है आगे में लिख, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर आपने जीन ID लिख देनी है, क्या लिख देनी है, जो जीन ID जो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इन पूरे डाटा में से, वो जीन ID जरा आप अपने जीन जो है वो ऐड करेंगे, वो क्या करेंगे, उसके लिए हम उसी टेबल में जाएंगे। अब यहां पर ये कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी करने के बाद वो जीन ID आपने इधर पेस्ट कर देने हैं, ठीक हो गया, और इसको स्टार्ट कर देंगे, the selected column is 0, yes, just go। अब ये आ गया यहां पर डाटा, ठीक हो गया, यहां एडिट, in just a single click you have your genes। इतने बड़े जीन्स में से आपका जो डाटा है वो आपके जो जबी जीन का, अगर आपकी जबी जीन की ID वहां से आपने ले ली है, तो ये आपके, आप ये कह रहा है कि जो आपका पहला जीन उसकी 2017 FPKM वैल्यू है, दूसरे की 290 है, तीसरे की चौथा बिल्कुल एक्सप्रेस की पांचवा जो है, ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको। अब आपने क्या करना है कि अब इसको कॉपी करना है सारे को, इसको आप एक्सेल में ले जाना, आपने कहा एक्सेल में ले जाए या इधर ही ले जाए,
लेकिन एक्सेल में ले जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आप इसको ठीक है, अब ये आ गया। अब ये वाला है एस स्टेज 1 रेप्लिकेट 1 R1 कर दिया हमने, सारे सेपरेट कर ले रहे हैं हम। चारों के चार हमारे पास 4 स्टेजेस है ना, 4 सैंपल्स है ना, चारों का आपने लेते जाना है। इसमें S1 R1 कर दिया, इसमें S1 R2, फिर आगे S स्टेज 2 R1 स्टेज 2 R2, वो सारे डाटे आपने ऐसे आपने क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। फिर आपने इसके ऊपर स्टैक लगानी है। हम समझ आई? कई ऐसे हैं जिसके अंदर ना कि ऑलरेडी उन्होंने भी डाटा ही ऐसे दिया होता है, तो उसको एक ही बार क्लिक करते हैं, उन्होंने जीआईडी के अंदर सब ट्रीटमेंट एक ही बार कर दिया सारे रीड की, उसके लिए हमें हर बार डिफरेंट ही करना पड़ता है, नहीं करी तो उसमें एक ही बार में ही सारा आप क्लिक करते हो, सारा डाटा आएगा, सारी चीज ऑलरेडी पहले बनी होती है। लेकिन इन्होंने लैंग्वेज नहीं बनाई हुई, इसलिए हमें चारों बार अलग-अलग करना पड़ेगा। समझ आएगा आपको? यहाँ पर कोई इशू नहीं है आपको। अब आपने सबसे पहले अपना जो जीना है, आपका ऑर्गेनिज्म है, उसको आपने सर्च करना है एनसीबीए जीओ के अंदर। फिर आपने सूटेबल कुछ देखना है, कौन सा डाटा है जिसको करना है, ठीक है, उसका डाटा डाउनलोड करें। पहले उसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखेंगे, वो एक्सपेरिमेंट के अंदर कितनी ट्रीटमेंट है, कितने एप्लीकेशन है, वो सारी कहानी जब आपके पास समझ आ जाएगी, फिर उसकी आरपीकेएम वाली फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसको फिर इंक्लूडर जाके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये स्टेप्स समझ आ गए आपको? उसके बाद आप इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करेंगे? फिर ऑलरेडी मेरे पास एक अच्छा एक मिनट, अब लास्ट स्टेप जो है वो इसका है कि वो आपने इसका एनालिसिस करना है। वो मैं ऑलरेडी एक दो जो डाटा मेरे पास डाउनलोड हुआ है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे एनालिसिस करना है। आपने फर्ज किया ये कुकम्बर के अंदर है हमारे पास डाटा LSD1 का फर्ज किया। अब ये डाटा है एम्ब्रियोजेनेसिस, ये क्या लिखा हुआ भी एम्ब्रियोजेनेसिस ड्यूरिंग ओवरी कल्चर। कुकम्बर का जब मैंने टिश्यू कल्चर किया तो ओवरी की कल्चर के डेवलपमेंट के दौरान जो डाटा जनरेट हुआ और उस जीन के एक्सप्रेशन का डाटा, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको पता है, ये बच्चे जो जिन्होंने ये डाटा है ना, ये अभी 5th सेमेस्टर में है, ये इन्होंने 3rd सेमेस्टर बीएससी 3rd सेमेस्टर में ये काम किए हुए, 4th में दे डिड एवरीथिंग। खोलिए फर्स्ट केजी आ गया। अच्छा, अब इसका जो डाटा आया था ना, ये एलएसडी बाद में जीन आईडी का नाम चेंज कर देना है, ये वाले रख देते हैं जो जीन आईडी आपके JB1 JB2 JB3 जब फाइनल हो जाए फिर आप जीन आईडी चेंज कर देंगे। अब ये देखिए इसके अंदर जो T0 है कंट्रोल, ये क्या है कंट्रोल, उसके 3 रेप्लिकेट्स हैं। अब इसका ये जीन एक्सप्रेशन का डाटा है, ठीक है। फिर T1 जो आपका ट्रीटमेंट, जो आपका अभी दूसरी ट्रीटमेंट है। मेरी बात को समझ आई? पर क्या अभी मैं सिर्फ ये 2 डाटा लेता हूं, यहां से लेकर बाकी चीजें मैं बाद में समझाऊंगा आपको। फिलहाल ये जो है ना डाटा हमारा, इसको कॉपी किया, इसको मैं लहरा से समझाता हूं आपको। अब ये ट्रीटमेंट है, ये T0 कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब नॉर्मल। T1 क्या है, मतलब पैथोजेनिक अटैक है, फर्स्ट किया कोई भी अटैक है, समझ आई? इनके अंदर 3 रेप्लिकेट, इसके रेप्लिकेट कितने हैं? पहले हमें 2 रेप्लिकेट थे, इसके अंदर इन्होंने
3 बायोलॉजिकल रेप्लिकेट है। अब आपने क्या करना है, फर्ज किया ये जो चौथा कॉलम है ना, ये मैंने एग्जैक्टली खुद काम किया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ ये क्या किया हमने तीसरे के बाद एक कॉलम ऐड किया, ठीक है, जो पहली ट्रीटमेंट है। उसके बाद अब हमने इसको T0 का नाम दे दिया, क्योंकि अब हमारी जो फाइनल है या तीनों का एवरेज दे दिया हमने, वो एक 3 एप्लीकेशन है ना, तीनों को काउंट करके उसको 3 में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा एक्चुअली जो 3 T0 होगी, इसीलिए रेप्लिकेट करते हैं ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज गए और ये तीनों का आपने क्लिक कर दिया और ये हमारा एवरेज आ गया, ठीक हो गया। अब आपने इसको नीचे कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, ये तीनों के एवरेज आ गए। अब आपने T1 का एवरेज इधर ले देना है, T1 इसका इज इक्वल टू क्या करेंगे एवरेज, ठीक है। और फिर आपने ये इन्हीं के 3 रेप्लिकेट को क्लिक करना है और इसको, ठीक है। अब हमारे पास है, अच्छा अगर तो 2 है ना, सिर्फ 2 ट्रीटमेंट है, कंट्रोल ट्रीटमेंट, कंट्रोल, तो फिर हम P कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं P टेस्ट। P टेस्ट का मतलब ये होता है इसके थ्रू हम एक इसके बाद एक वैल्यू आती है, अगर तो वो P की वैल्यू 0.05 से कम हो, अगर तो P की वैल्यू 0.05 से कम हो, तो इट मींस कोई ना इन दोनों के दरमियान में किसी एक के अंदर GH में ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, एक के अंदर कम है, एक के अंदर ज्यादा है। अगर P की वैल्यू 0.05 से ऊपर है, तो इट मींस दैट दोनों के अंदर दी की एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है, ये लिख ले। अगर 0.05 से कम है, ये अगली बात समझ आ रही है कि अगर P की वैल्यू 0.05 से कम है, 0.04 है, 0.01 है, इट मींस कोई एक आइदर कंट्रोल और ट्रीटेड, दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसकी वैल्यू दूसरों से कम है या ज्यादा है, ठीक है। अगर P की वैल्यू 0.05 से ऊपर आती है, तो इट मींस दैट बोथ आर हैव सिंगल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, ट्रीटेड कर लो, कंट्रोल कर लो, कोई इफेक्ट नहीं हुआ जीन के एक्सप्रेशन के ऊपर। ये कहानी समझ आई सर? चलिए शुक्र है। अब कैसे करेंगे हम? अच्छा अब हमने लगाना है टी टेस्ट, यहां पर हम क्या लगाएंगे यार, एक बात उनको चेयरमैन साहब ने कही, बस एक अद्धा मिनट रह गया, बस तेरी मेहरबानी, ठीक है। अच्छा टी टेस्ट, ठीक है। अब हमने लगाना है यहां पर सबसे पहले इज इक्वल टू, आपने इज इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है, ठीक है। इज इक्वल टू लगा के फिर टी टेस्ट करना है, आपने टी लिख देना, तो ये आ जाएगा। अच्छा टी करने के बाद एरे वन का मतलब है एरे वन में हमेशा ट्रीटेड पहले लिखना है, क्या लिखना है ट्रीटेड पहले लिखना है। अब ट्रीटेड कौन सा है T1, T0 कंट्रोल है, T0 क्या है। अब आपने पहले ट्रीटेड ये तीनों को क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने कॉमा लगा देना, फिर अब आपने एरे टू का मतलब कंट्रोल, एरे टू का मतलब है, अब आपने ये तीनों को क्लिक कर दिया, ठीक हो गया, फिर कॉमा। अच्छा उसके बाद है वन टेल है या टू टेल है। अगर सिर्फ हम सिर्फ एक का एनालिसिस करते तो ये वन टेल होगा, क्योंकि आप दो का एनालिसिस कर रहे हैं टू टेल है, तो यहां पर आपने टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कर देना है, या टू लिख दो या टू को क्लिक कर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ इसको, यहां पर टू लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आगे फिर आपने कॉमा डाल दिया, फिर आपने पेयर एंड दोनों एंड के ऊपर आपने वन लिख दिया यहां पर, और फिर आपने इसका ब्रैकेट बंद कर दी,
और इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। क्या आई है? 0.04। इट मींस एक कम है या ज्यादा है? मेरी बात को समझ आई? अब आप इसी को ड्रैग कर दोगे जस्ट नीचे, ये देखिए अब पहला जो है दोनों के अंदर, तीसरा भी, चौथे के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लीड है ना एक CS-LSD3 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी इसके अंदर ये दोनों, इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इतनी डायवर्सिटी है डाटा के अंदर, डाटा के अंदर डायवर्सिटी है। कुछ जीन ऐसे हैं जो ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं या अभी यही पता है आइदर दे आर ओवर और डाउन। अब ये कैसे पता चलेगा कि जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल से ट्रीटेड के अंदर ज्यादा है या कम है? उसके लिए हम लॉग स्केल करेंगे, इसी के साथ लॉग स्केल करेंगे। क्या करेंगे? लॉग। लॉग का मतलब ये होगा इस इक्वल टू लॉग लिखेंगे आप, ये लॉग ठीक हो गया। इसके अंदर सबसे पहले आपने जो ट्रीटेड है ना उसका एवरेज, यहां पर एवरेज लेना है, यहां पर क्या लेना है? एवरेज। जो ट्रीटेड का एवरेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंट्रोल और एवरेज से। अब ये देखो, अगर तो वैल्यू, अब आपके यहां पर वैल्यू आएगी -1 से 0 +1, इसके दरमियान में वैल्यू आएगी। अगर तो +1 पे आ रही है, इट मीन ट्रीटेड के अंदर जीन एक्सप्रेशन ज्यादा है। अगर तो वैल्यू प्लस में आ रही है, जो ट्रीटेड है, ट्रीटेड का मतलब इसके कुछ स्टेप लाइक किया है तो उसकी के अंदर एक्सप्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, इट मींस कंट्रोल के अंदर एक्सप्रेशन ज्यादा है, ट्रीटेड के अंदर कम है। समझ आएगा ये बात? बच्चे समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, कंट्रोल और ट्रीटमेंट में फर्क समझ आ रही है आपको? अब ये देखिए, अब हम इसको नीचे करते हैं ड्रैग। अब ये देखिए हमारे पास इतना प्यारा डाटा आ गया। अब इसके अंदर नेगेटिव है क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन है कंट्रोल में रहा है, इसके अंदर कंट्रोल में कम है, ठीक है। अब हमारे पास हर जीन की कैरेक्टराइजेशन हो गई, कौन सा जीन इस पैथोजन के अटैक के दौरान ओवर एक्सप्रेस होता है, कौन सा जीन है वो डाउन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा जीन है जिसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब आप ये रिजल्ट में लिखना है, आपको समझ आई? अब आपने ये डाटा रिजल्ट में लिखना है कि CS3 जिनके अंदर P की वैल्यू पॉइंट ये और ये, LSD 4 and 6 there is no change in the expression we observed in LSD 4 and 7, but other genes are significantly different, but these genes are significantly overexpressed and these genes are significantly downregulated expression। ये कहानी आपने रिजल्ट से लिखनी है, बच्चे समझ आ रही है? एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद आपने पहले 2-3 चीज लिखना है, आपने लिखना है कि इसका ये बायोलॉजिकल एप्लीकेशन से ये स्टडीज तो आपके लिए की गई अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स। हमारा ये डाटा है, ये रिजल्ट्स के अंदर ये हमारा डिस्कशन के अंदर भी लिखेंगे, बाकी जो कहानी है कि इस तरह का नीकस मैंने किसी और के अंदर क्या आया उसको कंपेयर करेंगे, वो कहां करेंगे? डिस्कशन के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर। मुझे समझ आ गई क्या आपने लिखना है? शुरू में लिखना है कि दिस डाटा वाज जनरेटेड फ्रॉम दैट वेबसाइट और उसमें से ये एप्लीकेशन, ये मकसद था इसका काम करने का। जब हमने इसमें से आपने जेपीटी का डाटा लिया तो उसके प्रॉब्लम ये चीज है, दे डोंट शो एनी एक्सप्रेशन, तो दे हैव उनका एक्सप्रेशन जो सेम रहा। इतने जीन है क्या सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ, इसका सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट हुआ। ये कहानी आपने रिजल्ट्स में लिखते जानी है। इसका जितने भी आप डाटा लिखते जाएंगे, पर आपने 1 2 3 4 5 बस कहेंगे आपने ड्यूरिंग एम्पीरियल्स लिया, आपने रूट के अंदर एक्सप्रेशन चेक किया, फिर आपने चेक किया कि अंडर ड्राउट स्ट्रेस क्या एक्सप्रेशन आया है,
मेरी बात समझ आई? तो इस तरह आपने जितने भी कॉलम बनते जाए उसको आपने रिजल्ट में लिखते जाना है, इसमें मुश्किल तो कोई नहीं है। लेकिन ये काम अगर आप स्वयं आप जाके नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। ये काम तो कहने के साथ मुझे नहीं समझ आई। यस सर, मेरी बात नहीं समझ आई? अब ये मैं वीडियो भी आपको अपलोड कर देता हूँ, ये वाली फाइल भी आपको भेज देता हूँ, जस्ट टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग ये काम इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। होपफुली जी इसमें वैल्यू ज्यादा आई है, उसकी भी लॉग हमें निकालना ही नहीं है। नहीं, वो वैसे निकाल दिया ना फर्ज का आप वो ज़ाहरा वो हमने वैसे निकाल दी, एग्जैक्टली वो नहीं निकालना, लेकिन अब ज़ाहरा सबका निकाला है तो हम इसके अंदर भी अच्छा बाद में रिमूव करेंगे। हाँ नहीं, लगा रहे कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका हीट मैप कैसे बनाना है। अब आपने जो हीट मैप बनाना है ना, हीट मैप वो आपने ये देखे, ये पहला ये जो आपका जीराइडी वाला, ठीक है, फिर कंट्रोल, ये जो कंट्रोल वाले हैं ना, ये वाले एवरेज वाले, जो एवरेज वाले हैं वो लेने हैं, इसको आपने कॉपी करना है और इसको आपने एक नए कॉलम के अंदर जाके पेस्ट कर देना है और इसी को आपने कॉपी करना है जो एवरेज वाले हैं। फिर आपने टीवी टूल में लेके जाना है इसको, ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में बना के हीट मैप बनाएंगे और इसको आप डिलीट कर देंगे और यहां पर जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा एक हीट मैप बन जाएगा। कंट्रोल पैनल में जाके आप अब अच्छा यहां पर अब लॉग नहीं किया हुआ, ये आप देखें ना, इसमें हमने जस्ट डाटा डाला, ठीक हो गया, लेकिन आपने वहां भी लॉग बना के टेबल वाले सप्लीमेंट्री फाइल, जो पहली फाइल टेबल बनाया ना आपने, वो इसको आपने एज ए सप्लीमेंट्री फाइल, ये जो हीट मैप बनाना है इसको आपने मेन फिगर वाली फाइल रख दी है ये, ठीक है। इसमें अब आपने क्या करना है, बस कंट्रोल पैनल में जाना है, लॉग स्केल कर देना है और इसके अलावा लॉग एंड नेगेटिव ये कर देना है साथ, और साथ में हमें क्लस्टर रो कर देना है, ठीक है। ये काम आप कर लेंगे तो ये हमें बता देगा कि जो है अगर ये एक मिनट इसको अगर हम खत्म करें, इसमें नेगेटिव नहीं आया हुआ, एक मिनट लॉग स्केल कर दिया, फर्ज किया हम इसको ना सर्कुलर पे कर लें, ठीक है, और स्केल वाइज साइज। अब ये देखें, ये क्या है कि इसका मतलब ये है कि जितना वो है ना रेड, उसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, हाई जो है वो रेड के अंदर है, हाई जो है हाँ, अब ये ठीक है। अब ये देखें नेगेटिव है, ये ऊपर ब्लू वाला जो है इन्होंने कहा है लो एक्सप्रेशन है, रेड वाला ज्यादा एक्सप्रेशन है। अच्छा छोड़े चले, ये हो गया हमारा रेड वाला ज्यादा एक्सप्रेशन है, जो ब्लू वाला है वो एक्सप्रेशन लो है, ठीक है। ऐसे तो नहीं पहले आता, एक मिनट, इसमें क्या किया हुआ है, लॉग स्केल अगर करें, इसको खत्म करें, अब ये रेड वाला ज्यादा एक्सप्रेशन है, हाई एक्सप्रेशन है, और ये ब्लू वाला है इसका एक्सप्रेशन कम है, ठीक है। आपने इस तरह के हीट मैप बना के फिर आपने इसको सेव ग्राफ कर लेना, क्या कर लेना है, और इसको आपने तीनों फॉर्म में पीएनजी, पीडीएफ और जेपीईजी इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसको जो भी सेव करके फिर आप इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। अब मैं आपको वो बंद कर देता, टाइम हो गया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ टाइम हो गया है, टाइम हो ही गया है।